हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल मैं लाइव चैट में नहीं था, कोई कारणवश कहीं चला गया था कोई काम से। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने लास्ट में कमेंट देखे तो काफ़ी बच्चे परेशान थे, लेकिन क्या करूं, वो रिप्ले वाला ऑप्शन नहीं है ना, ताकि वरना मैं वही आंसर देने की सोच रहा था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो कल की जो सॉरी आज की जो ये वीडियो है, अब इस वीडियो में आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लाइव रहूंगा ही, तो मैं आंसर करता रहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए, कम बैक ऑन टॉपिक। देखिए भाई, तो कल का जो हमारा टॉपिक था, ध्यान सुनना मेरी बात, हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में हम एक अवस्था पढ़ रहे थे जिसका नाम था जनन अवस्था या प्रजनन अवस्था। क्लियर? अच्छा देखिए, ये जो प्रजनन अवस्था होती है ना, ये जो प्रजनन अवस्था होती है, इस प्रजनन अवस्था में मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया जिसका नाम था कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो पुष्पन क्रिया होती है, उस आधार पर प्लांट दो प्रकार के थे, एक था मोनोकॉर्पिक और एक पॉलीकॉर्पिक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है अभी आपके सिलेबस से बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, कि मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक प्लांट क्या है। उसके बाद जो हमारी बात चल रही थी वो जंतुओं में प्रजनन अवस्था की चल रही थी। ठीक है, तो जंतुओं में प्रजनन अवस्था की जो बात थी, मैं आपको दोबारा से यहां बता देना चाहता हूं कि जो जंतु होते हैं ना, उनमें दो प्रकार के जनन चक्र चलते हैं। दो जनन चक्र चलते हैं। कितने जनन चक्र चलते हैं? दो, है ना। पहला जो चक्र होता है वो है मध चक्र, और सेकंड जो चक्र होता है वो होता है रज चक्र। ठीक है भाई, मध चक्र और रज चक्र। तो मध चक्र को हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और रज चक्र को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोलते हैं। क्लियर? देखिए भाई, कल जो मैंने आपको बात बताई वो मध चक्र के बारे में आपसे कहा था। तो थ्योरी कुछ इस प्रकार है, बहुत सिंपल थ्योरी, एक बार परिभाषा जरा सुनना, कि अप्राइमेट स्तनधारी जो मादाएं, उनके जननांगों में जो जनन चक्र होता है उसे तो मध चक्र कहते हैं, और जो प्राइमेट स्तनधारी मादाएं होती हैं उनके जननांगों में जो जनन चक्र चलता है हम उसे रज चक्र कह के चलते हैं। ठीक है भाई, तो मध चक्र तो अप्राइमेट मादाओं में होता है, और मैंने कल आपको बताया था कि भाई बंदर, मनुष्य और लंगूर, ये तीन तो आते हैं प्राइमेट में। इनको छोड़कर जितने भी जरायुज स्तनधारी हैं, जरायुज स्तनधारी का मतलब जिनमें प्लेसेंटा बनती है ना, प्लेसेंटा के द्वारा उनके बच्चे जुड़े रहते हैं ना, उनको जरायुज बोलते हैं। तो जरायुज स्तनधारियों में इन तीनों को छोड़कर, मानव, बंदर और लंगूर को छोड़कर जितनी भी स्तनधारी हैं वो सभी की सभी अप्राइमेट है। तो उनमें कौन सा चक्र चलेगा? उनमें मध चक्र चलेगा। कौन सा चक्र चलेगा? मध चक्र चलेगा। क्लियर? अच्छा, तो मध चक्र में मैंने आपको बताया था कि भाई या तो ये मोनोएस्ट्रस हो सकते या पॉलीएस्ट्रस हो सकते। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिन जीवों में, जिन स्तनधारी जंतुओं में कोई विशेष ऋतु में एक ही बार मध चक्र आए तो हम उसे मोनोएस्ट्रस जंतु बोलते हैं। जैसे हमने बात की थी कुत्ता, भेड़िया, हिरण आदि, है ना। यदि और क्या होता है कि जिनमें वर्ष में कई बार मध चक्र चले तो हम उन्हें पॉलीएस्ट्रस बोलते हैं, जैसे हमारे गाय, भैंस, सुअर, है ना, ऐसे। ठीक है भाई, तो आज हम बात करते हैं रज चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ध्यान से सुनिए भाई, रज चक्र क्या है। सिंपल तरीका से डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गई कि प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के जननांगों में होने वाला जो चक्र होता है आप उसे रज चक्र कहते हैं। ये बात आपको क्लियर है? आपको याद हो तो 11th क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और अब जो अगला तीसरा चैप्टर आएगा, नहीं पहले सेकंड कराऊंगा, लेकिन जो तीसरा जो पार्ट आएगा हम उसमें डिटेल से रज चक्र को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिए, फिर भी यहां सुन लीजिए, डेफिनेशन तो सिंपल है, आपको पता ही। हम मानव की बात कर लेते हैं ना, मनुष्य की। तो मानव में जो मादाएं होती हैं, है
है ना। तो मादाओं में आफ्टर प्यूबर्टी मतलब जनन अवस्था, मैच्योरिटी में, जब वो परिपक्व अवस्था में या जनन प्रावस्था में प्रवेश करती हैं आफ्टर 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल के बाद, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, प्रत्येक महीने एक चक्र रन होता है और उसी चक्र को हम रज चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम फुल डिटेल में तीसरे पार्ट में समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहां शॉर्ट में बता के चल रहा हूं केवल। तो आपको पता था कि हर महीने मादाओं में रज चक्र चलता है, बताया था ना मैंने आपको। तब मैंने आपको प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी कि किसी भी महिला में रज चक्र का स्टॉप हो जाना, अगले महीने रज चक्र का नाना प्रेगनेंसी का द्योतक होता है, साइन होता है, ऐसा हमने कुछ बात की थी वहां पर, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है इतना केवल आपको लिखना है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ यहाँ स्पेशल पॉइंट की। तो 2 पॉइंट जो आपके लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में बन सकते हैं वो आप याद रखना। पहला पॉइंट कि महिलाओं में जब महिलाओं में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पहली बार जब रज चक्र होता है प्यूबर्टी के समय, तो हम उस घटना को मेनार्क बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? मेनार्क बोल के चलते हैं, जिसको हिंदी में हम रजोदर्शन बोलते हैं, है ना, रजोदर्शन। और जब इसका लास्ट टाइम होता है, या मैं कहूँ स्टॉपेज वाली जो अवस्था होती है, जब महिलाओं में 50 से 55 साल, 13 साल की जो मादा होती है, उनमें पहली बार जब रज चक्र होता है तो हम उस टर्म को मेनार्क यानी कि रजोदर्शन के नाम से बोलते हैं। और 50 से 55 साल की एज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकता है तो हम उसको मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं भैया? रजोनिवृत्ति बोल के चलते हैं। तो 2 टर्म मैंने आपको 11th क्लास में भी बताए थे, ये 2 टर्म मैंने आपको 11th क्लास में भी बताए थे कि भाई मेनार्क रजोदर्शन और मीनोपॉज रजोनिवृत्ति, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्या है मेनार्क और क्या है मीनोपॉज, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। तो ये टर्म दोनों क्लियर है, आपके नोट्सों में लिखे हुए हैं कि जब मादाओं में पहली बार रज चक्र होता है तो हम उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब ये रज चक्र रुकता है 50 से 55 साल की एज में तो हम उसे मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति बोल के चलते हैं। तो ये शब्द आप 2 याद रखना रज चक्र में, ठीक है। बाकी रज चक्र की डिटेल में जो मैं बात है वो चैप्टर नंबर 3 में हम पूरे को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रज चक्र कैसे रन होता है मादाओं में, ठीक है। तो वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको केवल इतना समझना है कि भाई मध चक्र और रज चक्र क्या है। तो सिंपल सी मेरी बात आप याद रखना कि जो प्राइमेट मादाएं होती हैं उनमें तो रज चक्र चलता है, और जो अप्राइमेट मादाएं होती हैं उनमें मध चक्र चलता है। मध चक्र में मादा योनि से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जबकि रज चक्र में मादा योनि से ब्लीडिंग होती है, रक्त निकलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं कुछ इनमें अंतर आपको बता देना चाहता हूँ, अंतर कि भाई इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। कुछ नॉर्मल सा डिफरेंस मैं इन दोनों में आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो मध चक्र है और ये रज चक्र। इनके डिफरेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहला डिफरेंट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं कि जो मध चक्र होता है वो तो अप्राइमेट मादाओं में होता है। भाई कौन सी मादाओं में होता है? अप्राइमेट मादाओं में होता है, जबकि रज चक्र किस में होता है? प्राइमेट मादाओं में होता है। कौन सी मादाओं में होता है? प्राइमेट मादाओं में होता है, ठीक है। इसमें जो मध चक्र होता है, मध चक्र, उसमें किसी भी प्रकार का मासिक स्राव नहीं होता, मतलब हर महीने मादा योनि से कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, तो मासिक स्राव नहीं होता है इसमें। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें मासिक स्राव होता है, हर महीने ब्लीडिंग होती है,
हर महीने ब्लीडिंग होती है रज चक्र में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और यदि मैं मधचक्र की बात करूं तो मधचक्र में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम परत है, मैंने आपको कई बार बताई है, एंडोमेट्रियम परत ये अवशोषित हो जाती है। अवशोषित का मतलब मैं आपको भी बताऊंगा। और इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है ना, रज चक्र जिनमें चलता है, जिन जंतुओं में रज चक्र चलता है, उनकी जो एंडोमेट्रियम है वो नष्ट होकर मादा योनि से बाहर निकलती है, मैं कह सकता हूँ स्रावित हो जाती है, ठीक है, स्रावित हो जाती है। देखिए एंडोमेट्रियम दोनों में ही होती है, जिनमें रज चक्र और मधचक्र चलता है दोनों में ही एंडोमेट्रियम परत होती है। आपको याद होना चाहिए गर्भाशय की एक बहुत महत्वपूर्ण लेयर होती है जिसका नाम एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम एक ऐसी परत होती है गर्भाशय की, एक ऐसी परत होती है गर्भाशय की जो भ्रूण का आरोपण करती है। भ्रूण के आरोपण का मतलब आपको पता है, भ्रूण को जोड़ने का कार्य करती है, भ्रूण को जोड़ने का कार्य करती है। आप सभी को पता है, मैंने बहुत क्लियरली फुल डीपली इसको एक्सप्लेन किया था आपकी क्लास में, ठीक है। तो देखिए है ना, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं चौथा कि इनमें जो जनन होता है, इनमें जो जनन होता है या मैथुन क्रिया जो होती है, जो मैटिंग क्रिया जिसको बोलते हैं, या लैंगिक संसर्ग जिसको बोलते हैं, काफ़ी नाम आप दे सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ लैंगिक संसर्ग। लैंगिक संसर्ग का मतलब होता है मैटिंग, है ना, ठीक है, मैटिंग क्रिया होना यानी मैथुन क्रिया होना। तो लैंगिक जो संसर्ग होता है वो कोई विशेष ऋतु में ही होता है, विशेष ऋतु में, ठीक है। जबकि यहाँ की मैं बात करूँ रज चक्र की, तो लैंगिक संसर्ग कभी भी हो सकता है, कोई भी फिक्स समय नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, कोई ऋतु कोई टाइम इसके लिए फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ अंतर है रज चक्र और मादा चक्र। मध चक्र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लेना, आप नॉर्मल इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मध चक्र तो भाई अप्राइमेट मादाओं में चलता है, जबकि रज चक्र प्राइमेट मादाओं में चलता है। इसमें मासिक स्राव नहीं होता, और जिनमें रज चक्र चलता है उनमें मासिक स्राव होता है। एंडोमेट्रियम की अवशोषित हो जाती है, इस लाइन का मतलब आप समझो। देखिए यदि किसी जंतु में मध चक्र आया और वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उनकी एंडोमेट्रियम बाहर नहीं निकलती, वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। लेकिन जिन प्राणियों में रज चक्र चलता है और उनमें प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो एंडोमेट्रियम परत अवशोषित नहीं होती, वो नष्ट हो जाती है और मादा योनि से ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। देखो इसमें तो बाहर नहीं निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये शरीर से बाहर निकल जाती है, तो ये डिफरेंट है इनमें, ठीक है भाई। इनमें लैंगिक संसर्ग कोई विशेष समय में ही हो सकता है, या मैं ये कहूँ कि जब जंतुओं में मध चक्र होता है तभी ये लैंगिक संसर्ग कर सकती हैं, जबकि रज चक्र जिनमें चलता है उनमें कोई भी टाइम इस चीज़ का फिक्स नहीं होता। बाकी इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये था भाई हमारा मध चक्र और रज चक्र, और ये हमारी कंप्लीट हुई है जनन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? जनन प्रावस्था, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं प्रजनन अवस्था में, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने प्रजनन अवस्था में 2 क्वेश्चन देखे, एक तो पौधे पुष्पन क्रिया के आधार पर मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आपको जंतु में जो जनन चक्र है वो 2 प्रकार के, वो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको पढ़ के चलना है ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बात मैं और आपको यहाँ बता दूँ, प्रजनन अवस्था में एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो पक्षी होते हैं, पक्षी वो जंगलों में, या मैं कहूँ अपने प्राकृतिक आवास में, तो विशेष ऋतु में ही अंडे देते हैं, है ना। लेकिन यदि आप उनको कृत्रिम आवास
प्रदान करेंगे। कृत्रिम आवास का मतलब है यदि आप उनका पालन करेंगे तो वो वर्ष भर अंडे देते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पक्षी भी तो विशेष ऋतु में अंडे देते हैं, है ना। जैसे चिड़िया वगैरह होती हैं तो वो समर सीजन, जो गर्मियों का जो अब मौसम चल रहा है, इस समय वो अंडा देती हैं। ऐसी चीज़ें तो मैं आपको हर समय बताता ही रहता हूँ, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है जो पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में तो विशेष ऋतु में ही अंडे देते हैं। यदि आप उनको उचित माहौल प्रदान करते रहेंगे, जैसे आप उनको घर में पाल रखा है, आपने एक जोड़ा पाल रखा है, तो उनमें मैटिंग क्रिया होती रहती है, अर्थात वो अंडे देते रहते हैं। जैसे आपकी मुर्गी है, टर्की है, बतख वगैरह हैं, ठीक है, तो ये तो वर्ष भर अंडे देते ही रहते हैं ना, ठीक है। ये केवल पॉइंट था, कब पूछा नहीं जाएगा आपसे, फॉर नॉलेज, ऐसी एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी प्रावस्था की बात करते हैं। अब भाई तीसरी प्रावस्था तो बहुत ही नॉर्मल है, जिसको आप बोलते हैं जीर्ण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? जीर्ण अवस्था। और जीर्ण अवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज, जीर्ण अवस्था। तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में, आप सभी जानते हैं जीर्ण अवस्था को, कि ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो जंतु होते हैं ना, जो जंतु होते हैं उनकी बुढ़ापे वाली कंडीशन आ जाती है, उनके जो अंग होते हैं वो शिथिल होने लग जाते हैं और वो वृद्ध हो जाते हैं, तो बस आप उसी को जीर्ण अवस्था बोलते हैं। कोई मतलब वाली ज़्यादा बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रजनन अवस्था थी, या मैं कहूँ कि हम लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं देख रहे थे, तो इस देखो टॉपिक है लैंगिक जनन की अवस्था, तो इस टॉपिक में आपको जो इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना है वो केवल प्रजनन अवस्था पर ध्यान देना है। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ना यहाँ पे, केवल मेरे इन्हीं चीज़ों पे आप ध्यान देते हुए चलिए कि मैं किनको कैसे मोस्ट बता रहा हूँ। आपको प्रजनन अवस्था में जो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, रज चक्र मध चक्र वाले, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक वाले, केवल इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान दे के चलना है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारी लैंगिक जनन की अवस्थाएं कंप्लीट हुई। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आता है और इसको हम बोलते हैं भैयाओ लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या बोल के चलते हैं इसको? लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ऐसे मत समझना कि ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कल या परसों में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। उसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल टॉपिक चलते हुए जाएंगे। चलिए, तो ध्यान से सुनिए, हम लैंगिक जनन देख रहे हैं, तो लैंगिक जनन में हमने एक पहला टॉपिक देखा लैंगिक जनन की अवस्थाएं। उस अवस्था वाले टॉपिक में हमने प्रजनन अवस्था पर फोकस करके चलना है, जहां 2 प्रकार के अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताए। उसके बाद जो मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है लैंगिक जनन में, वो है लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं लैंगिक जनन में। सबसे पहली जो घटना है वो है निषेचन पूर्व, सेकंड जो है वो है निषेचन, और तीसरी जो घटना हो जाएगी वो हो जाएगी निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च, मैं आपसे कई बार कहता आया हूं कि पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है, पढ़ने का एक बेस्ट तरीका होता है, और वो बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? वो बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले हेडिंगों को, हेडिंग क्या कहती हैं भाई, हेडिंग पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली है निषेचन पूर्व। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए भाई, आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं
और आपको पता है कि लैंगिक जनन में तो नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं, और यदि युग्मक मिलते हैं तो एक युग्मनज बनेगा। और यदि आपको याद हो तो मैंने कई बार आपको एक डेफिनेशन बताई है कि नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो सुनिए, वो ये कहना चाह रहा है कि जंतुओं में, जीवों में जब लैंगिक जनन होता है, जीवों में, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो जब उनमें लैंगिक जनन होता है तो मुख्य रूप से 3 घटनाओं में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। घटनाएं 3, देखो कैसे, आप खुद सोचो भाई। लैंगिक जनन का मुख्य घटना है निषेचन का होना, निषेचन होना मुख्य घटना होती है ना। अब देखिए भाई, निषेचन डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी भी तो होंगी जो निषेचन करने से पहले हो रही होंगी, तो आप उन घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना नहीं बोलेंगे क्या? ठीक है, अब निषेचन से पहले जो घटना घटित हुई या कोई भी क्रिया जीव में हुई, तो निषेचन पूर्व के बाद अब कौन सी घटना आएगी भाई? अब निषेचन होगा। भाई जब निषेचन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई या तैयारी कर ली किसी जीव ने, तो वो तो अब निषेचन करेगा ना। और जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद उसमें कुछ घटनाएं घटित होंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए लैंगिक जनन की टोटल 3 इवेंट्स होती हैं, 3 इवेंट्स होते हैं, 3 घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री माने पूर्व, फर्टिलाइजेशन माने निषेचन, और इवेंट्स माने घटनाएं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे ना इस घटना का, कि ये ऐसी घटना है जिसमें ऐसे क्रियाएं हो रही होंगी जो निषेचन से पहले की होती है किसी जीव में। फिर बात आएगी निषेचन की, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या निषेचन पश्च, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन के बाद क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो सभी की सभी निषेचन पश्च में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को समझो, हेडिंग समझो, ये हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, हम लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ रहे हैं, और आपके दिमाग में एक शब्द आया कि सर लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं हम उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला निषेचन से पहला, सेकंड निषेचन, और थर्ड है निषेचन पश्च। तो एनी डाउट? ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लें निषेचन पूर्व की। ध्यानपूर्वक समझते चलना इसको, ये बहुत सिंपल से ही टॉपिक है यदि आप इनको ढंग से समझते चलें तो। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो निषेचन पूर्व घटनाओं की बात कर रहा हूँ। कौन सी घटनाओं की बात कर रहा हूँ भाई? निषेचन पूर्व घटनाओं की। आप समझते हुए चलो, आप ध्यान लगाइए, और आपको देखना कितना इंटरेस्ट इन टॉपिकों में आता है और कितनी इजीली आपको याद होते हैं। ठीक है, समझिए, दिमाग में एक बात बैठाओ कि भाई अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी घटनाएं देखेंगे जो किसी जीव के निषेचन करने से पहले की होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जीवों में निषेचन से पहले मुख्य रूप से 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब मैं इसको आगे और डिवाइड कर रहा हूं, 2 घटनाएं और मतलब निषेचन से पहले किसी भी जीव में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें 2 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। पहली है युग्मक जनन, और सेकंड है युग्मक स्थानांतरण। ध्यान समझना, मैं आपको क्लियरली एक एक शब्द को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें कहीं भी कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल हम हर टॉपिक को आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। और हर चैप्टर के बाद में उसकी रिवाइज वीडियो भी बनाया करूंगा एक, ठीक है। हाँ सुनिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए। हमारी पहली हेडिंग है निषेचन पूर्व घटना। अब निषेचन पूर्व घटना से आपके दिमाग में एक शब्द आया कि भाई ये तो ऐसी घटना है जो निषेचन से पहले हो रही होगी, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए कि निषेचन के लिए किनका होना जरूरी होता है। भाई यदि आप जीवों में निषेचन कराएंगे, क्योंकि आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो निषेचन के लिए युग्मक का होना आवश्यक होता नहीं होता? बताइए, गैमेट का होना जरूरी है कि नहीं? गैमेट का होना जरूरी है क्या? भाई बिल्कुल जरूरी है। विदाउट गैमेट के तो लैंगिक जनन ही नहीं होता। हम तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम तो लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। यदि हम एसेक्सुअल पढ़ते तो गैमेट फॉर्मेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप बताइए, जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो कहीं भी कोई गैमेट फॉर्मेशन की बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ तो गैमेट का बनना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, निषेचन से पहले ही तो बनेंगे भाई गैमेट। भाई युग्मक कब बनेंगे? निषेचन से पहले बनेंगे। अरे निषेचन तभी तो होगा जब पहले आप गैमेट बनाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या युग्मकों का बनना निषेचन से पहले की अवस्था है कि नहीं? निषेचन से पहले की क्रिया या घटना है कि नहीं? अब आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक का मतलब, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझते चलिए। तो निषेचन से पूर्व जीव में दो प्रकार की घटनाओं का होना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो उसे अपने युग्मक बनाने होंगे, तो ये पहली घटना हो गई, पहली अवस्था हो गई भाई युग्मक जनन। अब जब युग्मक बन जाएंगे, और आपको पता है ना कि युग्मक आपस में मिलते हैं तभी निषेचन होता है। अब एक दिमाग लगाओ यार, कि युग्मक तो नर में अलग बन रहे हैं, मादा में अलग बन रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही जुड़ जाएंगे? अपने आप थोड़ी जुड़ जाएंगे। अरे भाई, आपको उन युग्मकों को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। युग्मकों को आपस में नजदीक लाना पड़ेगा, और नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको युग्मकों का ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब युग्मकों का क्या होना जरूरी है? स्थानांतरण। ध्यान से सुनिए, स्थानांतरण यदि आप युग्मकों का करते हैं तो वो निषेचन से पहले ही तो आएगा। भाई निषेचन तो तब होगा जब युग्मक ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब वो आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ने को आप निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो सुनिए, ये दो घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आती हैं। एक तो युग्मकों का बनना, और बने हुए युग्मकों का ट्रांसफर होना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो युग्मक जनन, तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? युग्मक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। अब युग्मक जनन में कौन सा पॉइंट आपको याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको रब कर दूं युग्मक ट्रांसफर को, ठीक है। तो पहली जो क्वेश्चन है वो है युग्मक जनन से। ध्यान से सुनिए, युग्मक जनन को हम गैमेटोजेनेसिस बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं भाई? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है युग्मक को इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं, और बनने को या जनन को हम जेनेसिस बोलते हैं। कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितनी बार मैंने आपको बताया था? याद कीजिए, अपने जो चैप्टर पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, ऐसे बहुत सारे टर्म आपको वहाँ पे मैंने बताए थे, ठीक है। हाँ, तो सुनिए भाई, कितनी बार मैंने आपसे बोला है बायोलॉजी की अधिकांश हेडिंग। अब मेरे पास परसेंटेज नहीं बची भाई, मैं 99 पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अधिकांश, ठीक है। चलिए सुनिए, देखो अधिकांश हेडिंग्स बता देती हैं कि मैं कौन हूँ। ये कौन है भाई? युग्मक माने युग्मक आप जानते ही हैं, और जनन माने बनना। तो एक सिंपल सी बात है ना, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो बताइए क्या दिक्कत है इस डेफिनेशन में? डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है ना, युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। तो पूरी डेफिनेशन लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे, आपके पास नोट्स हैं वहाँ क्लियर लिखा हुआ है,
ठीक है, 2-3 प्रकार से मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ। अभी आपको केवल इतनी डेफिनेशन याद करनी है, तीसरे पार्ट में इसकी एक और डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं बोल देता हूँ और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, सुनिए। मानव के वृषण, नर के वृषण, या आप सिंपल बोल दीजिए कि मानव के जननांगों में जो आद्य जनन कोशिकाओं से, आद्य जनन कोशिका क्या होती है मैं आपको बताऊंगा तीसरे चैप्टर में। प्रीमोर्डियल सेल्स बोलते हैं, मतलब सबसे प्राचीन सेल्स जो होती है ना उनको। क्लियरली फुल एक्सप्लेन मैं तीसरे चैप्टर में आपको उसको करूंगा ना, क्योंकि अभी करूंगा तो आपको समझाने में मुझे उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, सुनिए, इतना याद रखिए, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो डेफिनेशन याद हो गई। अब ध्यान से सुनिए, जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इससे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूँ। सुनिए, फिर भी ध्यान सुनिए। वो कहता है कि जो जीव होते हैं, जीव, उनमें युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के युग्मक है ना, उनका आधार था संरचना और उनका कार्य। ठीक है, कि आकार और कार्य के आधार पर जीवों में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं। अब वो 2 प्रकार के युग्मक आप भली भांति जानते हैं, मैं शब्द लिखूंगा तो ही आपको समझ में आ जाएगा। एक तो है समयुग्मक और एक है विषम युग्मक। एक तो है समयुग्मक और एक है विषम युग्मक। समयुग्मक को हम आइसोगैमेट बोलते हैं और विषम युग्मक को हम हेटेरोगैमेट बोलते हैं। हेटेरोगैमेट याद है ना आपको, समयुग्मक और विषम युग्मक याद कीजिए। कुछ दिन पहले ही जब हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी तब मैंने आपको यही पॉइंट बताया था, है ना, समयुग्मक, विषम युग्मक और एक असम युग्मक भी आपको बताया था। लेकिन आपको मैं यहाँ केवल 2 ही प्रकार बता रहा हूँ जो आपको याद करके चलने हैं। अब ये याद करने तो ये इम्पोर्टेंट है, समझ गए। घटना कौन सी चल रही है, युग्मक जनन। भाई युग्मक जनन है तो परिभाषा तो सिंपल है कि युग्मक निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। अब इस टॉपिक में एक क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, तो आपको इस पर फोकस करना है, समझ गए। और जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ समझ लेना, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो कोई डाउट वाली और कोई दिक्कत वाली, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में ना। चलिए सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। भाई बात युग्मक की चल रही है ना, तो युग्मक से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है युग्मक टॉपिक से रिलेटेड, जो युग्मक जनन टॉपिक है आपके नोट्स में, वहाँ मैंने इतना ही लिखाया हुआ है, तो वही आपको पढ़ना है। ध्यान सुनिए। अब ये आप जानते हैं, कितनी बार बताऊँ मैं, अधिकांश हेडिंग बता देती है मैं कौन हूँ। देखिए, सम माने क्या, समान। युग्मक माने क्या, युग्मक। तो सिंपल सी बात हो गई ना कि कुछ जीवों के, अब भाई युग्मक या तो नर होगा या मादा होगा, यही तो होते हैं, नर और मादा युग्मक 2 ही तो होते हैं। अब सुनिए, कुछ जीवों के युग्मक संरचना और कार्य की दृष्टि से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हमने आधार यहाँ पर एक तो युग्मकों की संरचना और कार्य लिया है, तो ऐसे युग्मक जो संरचना व कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, क्या आप उनको समयुग्मक नहीं बोलेंगे क्या? कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे युग्मक जो संरचना व कार्य की दृष्टि से एक जैसे हो तो हम उनको समयुग्मक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर, ऐसे युग्मक जो संरचना व कार्य की दृष्टि से भिन्न हो हम उन्हें विषम युग्मक बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। आपको ये डेफिनेशन याद भी करनी पड़ेंगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपको इनमें दिमाग या याद करनी पड़ेंगी। ये तो 1 मिनट का काम है भैया।
क्योंकि मैंने कह दिया है कि हेडिंग्स क्या कहती है, हेडिंग्स कह रही है सम माने समान और युग्मक माने युग्मक, और आधार आपने कौन से लिए हैं, दो, एक तो संरचना और एक कार्य। तो आप सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई जिनके युग्मक संरचना व कार्य की दृष्टि से समान हो हम उन्हें आइसोगैमेट बोलते हैं, और जो युग्मक संरचना व कार्य की दृष्टि से भिन्न हो तो हम उन्हें हेटेरोगैमेट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? चलिए क्लियर समझूं मैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल है भाई बिल्कुल। तो मैं कह दूं यहाँ पर जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, और यहाँ पे जो युग्मक होते हैं वो असमान होते हैं। आधार हमारे पास कौन कौन से? दो आधार हैं, एक तो संरचना और एक कार्य, एक संरचना और एक कार्य। तो कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? ठीक है। अब एग्जाम्पल और डायग्राम समझ लीजिए एक बार, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सुनिए। एक जीव है जिसको हम क्लेडोफोरा बोलते हैं, क्लेडोफोरा एक प्रकार का शैवाल होता है, कौन होता है? क्लेडोफोरा एक शैवाल होता है, ठीक है। सुनिए, यहाँ आपको जो ये दो युग्मक दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है क्या आपको, है ना? हाँ, थोड़ा सा ऊपर बना दूँ, है ना, मैं यहाँ बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना देता हूँ, ठीक है। सुनिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, जरा ध्यान सुनिए। देखिए भाई, ये आपको दो युग्मक दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ठीक है। अब सुनिए, नर और मादा युग्मक तो हैं, लेकिन क्या आपको इनमें कोई अंतर नजर आ रहा है? देखो, संरचना बिल्कुल एक जैसी है, तो संरचना की दृष्टि से समान है। अब कार्य की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, सुनिए, इनमें ये कसाब लगे हुए, ठीक है, ये कसाब हैं, फ्लैजेला है इनके, ठीक है। मैंने कहा था ये कसाब युक्त होते हैं, क्लेडोफोरा मतलब है पक्षमाप वगैरह जैसी संरचनाएं होती हैं, मतलब चल युग्मक होते हैं ये ना। सुनिए, इन दोनों में ये गतिशील संरचना है, गतिशील, तो इनकी वजह से ये गति भी करते हैं। देखो, कार्य दोनों का एक समान है, क्या करना कि दोनों गति करते हैं। अब संरचना तो आपको दिख ही रही है, ठीक है, तो क्या ये समयुग्मक नहीं है? क्या ये समयुग्मक है कि नहीं? अब एग्जाम्पल कौन है समयुग्मक का? क्लेडोफोरा नाम का शैवाल, क्लेडोफोरा नाम का एक शैवाल होता है जिसके दोनों नर और मादा युग्मक संरचना और कार्य की दृष्टि से एक जैसे होते हैं, तो हम उन्हें समयुग्मकी जीव बोलेंगे। ये समयुग्मक आ गए। तो समयुग्मक में कोई दिक्कत आपको कि जब युग्मक संरचना व कार्य की दृष्टि से समान होते हैं तो हम उन्हें आइसोगैमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल आएगा क्लेडोफोरा नाम का शैवाल, उसका ये डायग्राम है, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विषम युग्मकी की। तो सुनिए, विषम युग्मकी में दो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, ये तो मादा युग्मक है, मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक, और ये है किसी जीव का नर युग्मक, नर युग्मक। सुनिए, ये तो नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अब आप खुद देखिए, नर और मादा युग्मक जो हैं वो डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है ना। संरचना देखो कितनी अलग है, मादा युग्मक तो बहुत बड़ा है जबकि नर युग्मक अति सूक्ष्म है, तो संरचना की दृष्टि से ये असमान हुए। और कार्य की मैं बात करूं तो देखो, नर युग्मक तो होता है गतिशील और मादा युग्मक होता है अगतिशील। तो देखो, संरचना की दृष्टि से भी अलग है और कार्य की दृष्टि से भी अलग है, तो आप इनको विषम युग्मक नहीं बोलेंगे क्या? और इसका जो एग्जाम्पल है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है फ्यूकस नाम की भूरी शैवाल। क्या है? फ्यूकस नाम की भूरी शैवाल। आपको पता है ना, मैंने फ्यूकस कराया था आपको, भूरी शैवाल वाला। तो फ्यूकस के युग्मक कैसे हैं? विषम युग्मकी। कैसे? विषम युग्मकी। ऐसे ही मैं बात करूं अपने मानव की,
तो ये भाई मानव का अंड है, ये मानव का अंड है और ये मानव का नरयुग्मक है। ये तो मानव का नरयुग्मक है ये वाला, और ये मादा युग्मक है। तो देखो ये भी दोनों डिफरेंट है, संरचना की दृष्टि से भी दोनों अलग हैं और कार्य की दृष्टि से भी दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि जो नरयुग्मक होता है वो तो गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक अगतिशील होता है। तो बताइए संरचना और कार्य की दृष्टि से, संरचना और कार्य की दृष्टि से ये दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं, बताइए आप मुझे। ये दोनों अलग अलग है ना संरचना और कार्य की दृष्टि से, तो आप इनको क्या बोलेंगे भैया, वो विषम युग्मकी, जिसके एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको फ्यूकस और मानव याद करना है। जबकि समयुग्मकी केवल कौन के हैं, क्लेडोफोरा नाम के शैवाल के, क्योंकि इसके जो दोनों युग्मक है ना नर और मादा, वो संरचना और कार्य की दृष्टि से कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो एनी डाउट इस टॉपिक में, कोई भी प्रकार की दिक्कत इसमें, आप इसको याद कर लेंगे। हमारी पहली जो घटना चल रही है वो निषेचन पूर्व चल रही है, और निषेचन पूर्व घटना में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होना। तो युग्मक जनन में युग्मक जनन की डेफिनेशन आपको देखनी है, और उसके बाद आपको दो क्वेश्चन ये याद करने कि भाई समयुग्मक क्या होता है और विषम युग्मक क्या होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा, क्योंकि हेडिंग्स वाला टॉपिक जब भी मैं आपको बताता हूँ तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सम माने समान और युग्मक माने युग्मक, ठीक है। सम माने समान और युग्मक माने युग्मक। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई, जो संरचना व कार्य की दृष्टि से समान हो हम उन्हें समयुग्मक कहते हैं, और जो संरचना व कार्य की दृष्टि से ही भिन्न हो हम उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने थे, क्लेडोफोरा के समयुग्मक, फ्यूकस और मानव के विषम युग्मक, ठीक है। चलिए, तो अभी युग्मक जनन में एक पॉइंट और है जो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है और जिसको आप बहुत भली भांति जानते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है, देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई पादप जो होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं, प्लांट, उनके नर युग्मक को तो आप बोलते हैं पुमड़ू। क्या बोलते हैं? पुमड़ू, या आप इनको परागकण कह सकते हैं। ये तो प्लांट की बात चल रही है, ये पादप की बात चल रही है भैया। यहाँ मैं लिख दूँ पादप, तो पादप के जो नरयुग्मक हैं, नरयुग्मक, उनको तो आप बोलते हैं पुमड़ू या परागकण। वहीं मैं मादा युग्मक की बात करूं तो आप इसको अंड या अंडाणु बोल के चलते हैं, ठीक है। प्लांट के युग्मक की बात है, ये नाम है। अरे मेरे भाई, आप प्लांट के युग्मक को शुक्राणु थोड़े बोलेंगे, समझ में आ गई बात। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं इनके नाम डिफरेंट हैं। यदि प्लांट के नर युग्मक की बात करेंगे तो प्लांट के नर युग्मक का नाम पुमड़ू या परागकण होता है, और मादा युग्मक का नाम होता है अंड, ठीक है। यही मैं जंतु की बात करूं तो जंतु का जो नर युग्मक होता है, जंतु के नर युग्मक में मैं मोस्टली मानव के नर युग्मक की बात कर रहा हूं, तो आप उसे शुक्राणु बोलते हैं, जबकि मादा युग्मक को हम डिंब बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंब, या अंडाणु आप इसको बोल सकते हैं, ओवम, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको याद करनी है जो मैंने लिखाई हुई है, बहुत सिंपल है, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं ना, ठीक है। कि पादप के जो नर युग्मक होते हैं उनको तो पुमड़ू कहा जाता है और मादा युग्मक को अंड कहा जाता है, जबकि जंतु के नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को डिंब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत आप मुझे बताइए इस टॉपिक में, युग्मक जनन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही है युग्मक जनन वाला टॉपिक। तो युग्मकों का निर्माण हमने यहाँ पे देख लिया, कौन सा क्वेश्चन बन रहा था वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सेकंड, जिसका नाम है युग्मक जनन चल रहा है टॉपिक। युग्मक जनन में अभी आपने इतना पढ़ लिया, केवल क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, एक तो उसकी डेफिनेशन युग्मक जनन की, और उसमें दो प्रकार के युग्मक, समयुग्मक और विषम युग्मक।
अभी यहाँ पे युग्मक जनन टॉपिक में ही एक अलग से सब हेडिंग है और उस सब हेडिंग का नाम है, तो चौक ले लेता हूँ, उस सब हेडिंग का नाम है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता। ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी है 11th क्लास में। अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, तभी तो मैं कहता हूं कि जो बात मैं आपसे कहता हूं ना हमेशा क्लास में, वो बिल्कुल सत्य कहता हूं, ठीक है। 11th क्लास में भी मैं आपसे कहता था कि भाई इनकी बात हम 12th क्लास में भी करेंगे, तो अब आप यहीं पे इसको ढंग से समझ लीजिए, आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे बहुत बार मैं कहता आया हूँ ना। अभी एक टॉपिक चलेगा ना, ये आप इनको चुटकियों में याद कर लेंगे, बिल्कुल चुटकियों में। क्यों? क्योंकि आपको 11th क्लास में भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आपकी नींव मजबूत है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी ही नहीं जो आपकी नींव कमज़ोर करे, ठीक है भाई। थोड़ा समय का अभाव था, इसका मुझे और आप दोनों को ही खेद है ना। चलिए कोई बात नहीं, वरना हम पूरी बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से और डीपली जाके करते ना, कोई बात नहीं। सुनिए भाई, तो हेडिंग तो युग्मक जनन चल रही है ना, निषेचन पूर्व घटना पढ़ रहे हैं। अब निषेचन पूर्व घटना में हमने एक और टॉपिक, एक सब हेडिंग देखनी है जिसका नाम है जीवों में लैंगिकता। अब बहुत सिंपल है, जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वही पॉइंट आपको इसमें याद करना है। ध्यान से सुनिए। पर देखिए भाई, जीवों में लैंगिकता का मतलब है लिंग के आधार पर जो जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे जंतु हो। अब लिंग के आधार नाम आ गया तो वो आपको समझ में आने लग गया होगा कि यहाँ पर हम एक लिंगी, उभयलिंगी और उनकी बात करेंगे। समझ में आ गया मेरा टॉपिक? अब देखिए कैसे, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैं प्लांट की बात कर लेता हूं ना, पादप और जंतु की हम अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पादप की बात कर रहा हूं भाई, पादप की बात करके चल रहे हैं। तो पादप में देखिए, आप सभी जानते हैं पादप में मैं यहां पर दो शब्द यूज ले लूं, एक एक लिंगी और एक उभयलिंगी, उभयलिंगी, ठीक है। अब सुनिए, भली भांति आप जानते हैं कि एक लिंगी पादप क्या होता है और उभयलिंगी पादप क्या होता है, पता है ना आपको। एक लिंगी प्लांट तो उनको बोलते हैं जिनके पुष्प में केवल एक ही नर जननांग होता है, और या मतलब नर जननांग का मतलब या तो वो पुंकेसर हो या वो स्त्री केसर हो, स्टेमन पिस्टल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो उसे तो आप एक लिंगी पौधा कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कोई लिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते हैं, है ना। मैंने कहा था कि प्लांटों में दो लिंग हैं, नर जननांग या नरलिंग को तो आप कहते हैं पुंकेसर, और मादा जननांग को आप कहते हैं स्त्री केसर। तो दो प्रकार के लिंग हो गए ना, एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर। आगे बात समझ में? अब सुनिए, यदि किसी पौधे में केवल एक ही प्रकार का जननांग है, चाहे तो वो नर हो और चाहे वो मादा हो, तो आप उसको एक लिंगी प्लांट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ना, ठीक है। यदि किसी प्लांट में दोनों ही लिंग या दोनों ही जननांग एक साथ हो तो आप उसको उभयलिंगी पौधा नहीं बोल के चलते। तो एक लिंगी और उभयलिंगी का मतलब समझ में आ गया प्लांटों के संदर्भ में केवल। अभी मैं जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, जंतु की बात अलग होती है, ठीक है। तो एक लिंगी और उभयलिंगी का मतलब प्लांटों के संदर्भ में आप समझ गए, ठीक है, कि जिनमें केवल एक ही जननांग होता है वो तो एक लिंगी होते हैं, और जिनमें दोनों जननांग एक साथ हों उनके फ्लावर में तो आप उन्हें उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब सुनिए मेरी बात, यहां से दो शब्द और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो शब्द है भैयाओ एक लिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी। अब ये शब्द आप बहुत भली बात ही जानते हैं,
मैंने ऐसे ही मेहनत नहीं कराई आपको 11वीं क्लास में, ठीक है। हाँ, इसीलिए कराई थी ताकि आप मुझे बाद में परेशान नहीं करें, ठीक है भाई। चलिए, एक लिंगाश्रय जिसको डायोसियस बोला जाता है और उभयलिंगाश्रय जिसको मोनोसियस बोला जाता है। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना कि सर मोनो माने एक होता है और डाई और बाई माने दो होता है। सर आपने गलत तो नहीं लिख दिया। अधिकांश तो गलती होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं, है ना, ठीक है भाई। बिल्कुल ये ध्यान सुन लेना मेरी बात को। ये मोनो माने होता तो एक है लेकिन इसको बोलते उभयलिंगाश्रय हैं। डाई माने होता तो दो है लेकिन इसको बोलते एक लिंगाश्रय हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो डायोसियस और मोनोसियस ये इनके इंग्लिश नाम हैं। वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था आपको कौन सा, कि स्मॉल पॉक्स को आप बड़ी माता बोल के चलते हैं, स्मॉल पॉक्स को, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी ये डिफरेंट है भैया, है ना। सुनिए, ध्यान सुनिए। उभयलिंगाश्रय और उभयलिंगी, ध्यान समझना, इनको मैं दोबारा बता रहा हूं जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है। उभयलिंगी और उभयलिंगाश्रय, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। कुछ बच्चे तो मैं कहता हूं गारंटेड 75% ये समझते हैं कि उभयलिंगी और उभयलिंगाश्रय एक है। बोथ आर बिग डिफरेंट, बोथ आर वेरी डिफरेंट। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है इनमें दोनों में। ध्यान से सुनना क्या अंतर है, ये अंतर समझ जाओ, ये पूरा टॉपिक क्लियर। सुनिए, एक प्लांट में यहां आपके सामने बना दूं, ये पौधा है, ये पौधा है भैया, ये इसका फूल है। फूल भमरी ने खिलाया, फूल भमरा थोड़ी खिला रहा है, मैं खिला रहा हूँ इसको, तो है ना। चलिए सुनिए भाई, ये एक प्लांट है, ये उसका एक फ्लावर है। ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर इस फ्लावर में मादा जननांग और नर जननांग एक ही फ्लावर पे हैं तो आप इस पौधे को बोलेंगे उभयलिंगी पौधा। क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पौधा, ठीक है। यदि इस पौधे के फूल में केवल एक ही जननांग है, अब मान लीजिए मैंने ये पुंकेसर हटा दिए और ये बचा स्त्री केसर, अब आप इस पौधे को क्या बोलेंगे? एकलिंगी। तो एकलिंगी और उभयलिंगी तो ऐसे होते हैं, है ना। ध्यान सुनिए मेरी बात। अब बात आती है उभयलिंगाश्रय की, कि ये उभयलिंगाश्रय शब्द का मतलब क्या है, क्यों मैं इसको डिफरेंट बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। उभयलिंगाश्रय प्लांट उन पौधों को कहते हैं जिन पौधों में दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं। दोनों प्रकार के पुष्प का मतलब समझो, फ्लावर तो होगा एकलिंगी लेकिन होंगे दोनों प्रकार के, मतलब नर वाला फूल भी और मादा वाला फूल भी। जैसे देखो, या इसको आप सपोज कीजिए ये एक खीरा की बेल है। खीरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय मौसम चल रहा है, तोरई, खीरा, ककड़ी जितनी भी है, घिया, कोयला वगैरह, ये सारा, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात। मक्का भी होता है। ये एक पौधा है भैया, खीरा का बेल है, खीरा की, ठीक है। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें एक फूल यहां खिला, देखो ये फूल है और एक ये वाला फूल है, ठीक है। तो इस फूल में तो मैंने मादा वाला पार्ट बनाया हुआ है और इस फूल में मैं बना देता हूं नर पार्ट। केवल कौन से पार्ट बना दिए? नर वाले पार्ट। ध्यान सुनना, ये दोनों फूल एकलिंगी फ्लावर है ना, क्योंकि दोनों में, इसमें तो नर जननांग है केवल और इसमें मादा जननांग है। और मैंने कहा था जब केवल एक ही जननांग हो तो आप उसे एकलिंगी कहते हैं ना, ठीक है। ध्यान सुनिए मेरी बात। प्लांट तो एक है लेकिन इस एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के फ्लावर हैं, नर पार्ट वाला भी और मादा पार्ट वाला भी। तो आप इस प्लांट को क्या बोलेंगे?
उभयलिंगाश्रयी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? उभयलिंगाश्रयी। समझ में आ गई? उभयलिंगाश्रयी का मतलब ऐसे पौधे जिनमें दोनों प्रकार के जननांग वाले पुष्प हों तो हम उन्हें उभयलिंगाश्रयी प्लांट बोलते हैं। और यदि आप उभयलिंगी बोलेंगे ना तो ये उभयलिंगी नहीं है। देखो इस फ्लावर को हटा दो, अब ये एक लिंगी प्लांट है। कौन सा प्लांट है? केवल एक लिंगी। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो एक लिंगी प्लांट होते हैं उन्हीं को हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन उभयलिंगी और उभयलिंगाश्रयी में जमीन आसमान का अंतर है। देखो सपोज कीजिए अब मैं यहाँ इसके नर पार्ट बना दूं, पुंकेसर बना दिए इस फूल में। अब आप देखो एक ही फूल है जिसमें मादा भी पार्ट है नर पार्ट भी है, तो ये हो गया उभयलिंगी पौधा। कैसा हो गया? उभयलिंगी। यदि मैं इसके नर पार्ट को मिटा दूं तो ये हो गया एक लिंगी पौधा। यदि मैं इसके नर पार्ट को नहीं मिटा के मादा पार्ट को मिटा दूं तो भी ये एक लिंगी पौधा है। यदि इसमें ऐसे फूल होए कि देखो ये नर पार्ट वाला मिटा दिया फ्लावर, तो ये फूल तो ऐसा है जिसमें मादा पार्ट है स्त्री केसर है, और दूसरा फूल ऐसा है जिसमें नर पार्ट है। तो प्लांट एक है लेकिन दोनों प्रकार के जननांग वाले फ्लावर हैं इस पे, तो आप ऐसे प्लांटों को उभयलिंगाश्रयी प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयलिंगाश्रयी प्लांट बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपको एक लिंगाश्रयी उभयलिंगाश्रयी का मतलब? ठीक है, तो ये तो केवल मुझे समझाना था आपको एक लिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है। आपने जनरली भाषा में अपने गांव में तोरई की बेल देखी होगी। किसकी बेल देखी है? तोरई की बेल देखी है ना। तोरई की बेल याद कीजिए, तोरई की बेल पर पहले कुछ फूल आते हैं पीले कलर के, लेकिन उनमें फल नहीं लगता, और कुछ ऐसे फूल आते हैं जिनमें तुरंत फल लगता है। सुनिए तो मैं आपको बता दूं कि फल हमेशा मादा पुष्प में लगता है। जिस फ्लावर में स्त्री केसर होगी ना उसी में फल लगता है। तो आपकी जो तोरई की बेल होती है, पौधा तो एक ही है लेकिन उस पर नर पार्ट वाला भी फूल है और मादा पार्ट वाला भी फूल है, वो भी अलग अलग, तो आप उसको एक उभयलिंगाश्रयी प्लांट बोलेंगे। ठीक है, यदि एक ही प्रकार के पुष्प होते उस पर और एक ही पुष्प में दोनों जनन संरचनाएं होती तो आप उसको उभयलिंगी पुष्प बोलते। ये अंतर होता है उभयलिंगी और उभयलिंगाश्रयी में। ठीक है, अब आपके काम की बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। आपसे वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा कि उभयलिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो समझो। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कवक। क्वेश्चन समझना, मेरा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। कवक है, कवक। तो कवक और जो शैवाल होते हैं, कवक और शैवाल ये प्लांट हैं दोनों, है ना, मतलब शैवाल प्लांट है। ठीक है भाई, कवक अलग जगत है, फंजाई जगत। ध्यान सुनना मेरी बात। कवक और शैवाल के लिए एक लिंगी स्थिति है इनकी दोनों की। यदि ये एक लिंगी है तो आप इनके लिए एक शब्द यूज करेंगे जिसको आप बोलेंगे एक लिंगाश्रयी, या आप इसको विषम थैलेसी बोलते हैं। विषम थैलेसी क्या बोलते हैं भाई? विषम थैलेसी। और यदि इनकी स्थिति द्विलिंगी है, देखो यदि कवक और शैवाल एक लिंगी कंडीशन में है तो आप इनके लिए एक शब्द यूज करेंगे एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी। ठीक है, यदि कवक और शैवाल द्विलिंगी हैं, कैसे हैं? द्विलिंगी, तो आप इनके लिए शब्द यूज करेंगे उभयलिंगाश्रयी और समथैलेसी। समथैलेसी। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, क्या यूज करेंगे? देखो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखाया हुआ है कि कवक और शैवाल में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का यूज किया जाता है, और एक लिंगी कंडीशन को शो करने के लिए एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी शब्द का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बन के आता है। कैसे बनता है? मेरा क्वेश्चन सुनिए कि कवकों की एक लिंगी स्थिति
और द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है, सिंपल है। एक लिंगी कह रहा है तो एक लिंगाश्रयी, और द्विलिंगी कह रहा है तो उभयलिंगाश्रयी उनको बोलते हैं। भाई कवक का कोई प्लांट है, यदि उसमें एक लिंगी पुष्प है तो आप उसको एक लिंगाश्रयी प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। कवक का कोई प्लांट है जिसमें द्विलिंगी पुष्प है तो आप उसको उभयलिंगाश्रयी कह सकते हैं, या समथैलेसी शब्द कह सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना आप इसको, तो ये आपको ज़्यादातर याद करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कवक वाला क्वेश्चन बन चुका है कि कवकों की एक लिंगी और द्विलिंगी कंडीशन के लिए कौन सा शब्द हम यूज करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, एक लिंगी के लिए एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगी के लिए उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का हम प्रयुक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद करके वहाँ पर चलना है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रह जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना इसको, तो बिल्कुल सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अभी, है ना। ऐसी मेरी बातों पे आप ध्यान दिया करो। चलिए, ये तो बात हुई पादप की। अब हम बात कर लेते हैं जंतु की। तो जंतु की तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जंतु के लिए हम कभी भी एक लिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी शब्द का यूज नहीं करते। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और थे, मैं बता दूं आपको। देखो, एक लिंगाश्रयी प्लांट के जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका पपीता है, खजूर है। पपीता का पौधा है जो एक लिंगाश्रयी प्रकार का होता है। एक लिंगाश्रयी प्रकार का मतलब जैसे दो प्लांट है पपीता के एक पौधे पर या तो नर फ्लावर होंगे और या मादा फ्लावर होंगे। दूसरे पौधे पे यही कंडीशन, या नर या मादा। एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के फूल कभी नहीं होते पपीता में, एक ही प्रकार के होते हैं, चाहे तो वो नर वाले हों चाहे वो मादा वाले हों, ठीक है। तो उन्हें हम एक लिंगाश्रयी बोल सकते हैं, पपीता है, खजूर वगैरह ना। जबकि उभयलिंगाश्रयी प्लांट मैंने आपको बता दिए, जैसे मक्का है, खीरा, ककड़ी, इनकी बेल है, ये सभी उभयलिंगाश्रयी प्लांट हैं। आपके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जंतु की एक कंडीशन देख लो, केवल एक कंडीशन है। जंतु को हम एक लिंगाश्रयी उभयलिंगाश्रयी नहीं बोलते भाई, इनको केवल हम एक लिंगी और द्विलिंगी बोलते हैं। जंतु को केवल एक लिंगी या द्विलिंगी बोलते हैं। देखो, अधिकांशतः जो है वो तो सभी एक लिंगी है। आपको पता ही है कि जंतुओं के नर जंतु और मादा जंतु अधिकांश अलग अलग होते हैं ना, तो वो तो सब एक लिंग है। अरे भाई, हम कौन है, हम एक लिंगी तो हैं, हमारे अंदर एक ही प्रकार का लिंग होता है ना, चाहे तो नर चाहे मादा। हम नर और मादा दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। तो हम एक लिंगी जंतु हैं। तो अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं, लेकिन ये जो द्विलिंगी वाली कंडीशन है ना, ये बहुत कम जंतुओं में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक लिंगाश्रयी प्लांट बहुत कम होते हैं, एक लिंगाश्रयी प्लांट बहुत कम होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते एक लिंगाश्रयी प्लांट। समझ रहे आप मेरी बात को? एक लिंगाश्रयी प्लांट बहुत कम देखने को मिलते हैं या बहुत कम प्लांट हैं। ऐसे ही द्विलिंगी जंतु कम है, एक लिंगी तो अधिकांश है, हम सब एक लिंगी है, बहुत सारे जंतु। लेकिन द्विलिंगी कंडीशन क्या है, मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके मतलब ऐसे जंतु जिनमें दोनों प्रकार के जननांग हो, नर और मादा जननांग दोनों हो, तो आप उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए, जो मैंने आपको लिखाए हुए भी हैं। स्पंज तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। मोस्टली केंचुआ, टेपवर्म, जोंक, ठीक है। केंचुआ, टेपवर्म, जोंक, ये ऐसे जंतु हैं, ये ऐसे जंतु हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब मोस्टली मैं आपको केंचुआ का एग्जांपल लेके चलूं। देखिए, ये एक केंचुआ है, तो ये जीव तो एक ही है, लेकिन ये ऐसा जीव है इसमें नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। आप कल्पना कर पा रहे हैं इस चीज़ की? नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही जंतु पर हो तो आप उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये फिर जनन क्रिया कैसे करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इनमें क्रॉस
फर्टिलाइजेशन होता है या परनिषेचन की क्रिया होती है। मैं आपको क्लास में तो बता ही चुका हूँ ऑफलाइन में, लेकिन जो कुछ बच्चे मेरे से नहीं पढ़े वो आप सुन लीजिए। केंचुआ एक प्रकार का द्विलिंगी जंतु है, मतलब ऐसा जंतु है यदि तुम एक केंचुआ लेंगे ना तो उसी केंचुआ में नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर इसमें निषेचन कैसे होता है, ये मैथुन क्रिया कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं सुनिए। मैथुन क्रिया तो दो केंचुओं के बीच ही संभव है, अकेला केंचुआ जनन नहीं करता, कभी भी मैथुन नहीं करता अकेला केंचुआ। लेकिन इनमें कंडीशन क्या अलग होती है, जैसे ये दो केंचुआ है, इन दोनों में नर और मादा जननांग एक ही जंतु पर है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए इसका नर पार्ट परिपक्व हो गया, इस केंचुआ का नर भाग या नर जननांग, तो ये नर केंचुआ की तरह काम करेगा, और इस केंचुआ का मादा भाग परिपक्व हुआ पहले तो ये मादा केंचुआ बन जाएगा, तो अब इनमें मैथुन क्रिया हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बार हो सकता है ये मादा बन जाए ये नर बन जाए, तो फिर इनमें मैथुन क्रिया होगी। ठीक है, लेकिन जंतु कैसा है, ये द्विलिंगी जंतु। कैसा? द्विलिंगी जंतु। तो केवल आपको भाई यही टॉपिक यही याद करना था जीवों की लैंगिकता में। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल। देखते हैं कल शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, तो आज मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, 2 मिनट जरा ध्यान सुनिए। सुनो भाई, आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले रज चक्र और मध चक्र में अंतर देखा है ना, आपको पता चल गया रज चक्र और मध चक्र में क्या होता है। उसके बाद हमने मोस्ट वन बात की थी लैंगिक जनन की घटनाओं की, तो हमने 3 प्रकार की घटनाएं देखी, एक निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन पश्च। तो हमारी जो बात चल रही है वो निषेचन पूर्व घटना पर चल रही है, और निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, एक युग्मक जनन और एक युग्मक स्थानांतरण। तो आज हमने जो बात की है वो केवल युग्मक जनन की बात की है। तो युग्मक जनन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि युग्मक के निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद हमने वहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन देखे, एक आइसोगैमेट और एक हेटेरोगैमेट, यानी कि समयुग्मक और विषम युग्मक, वो हमको याद है। उसके बाद हमने देखा कि नर युग्मकों को, प्लांट के नर युग्मकों को आप पुमड़ू कहते हैं और उनको अंड कहते हैं, वहीं मानव के नर युग्मक को आप शुक्राणु और मादा युग्मक को आप डिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एक टॉपिक आया जिसका नाम था जीवों में लैंगिकता। ध्यान सुनना, जीवों में जो लैंगिकता वाला टॉपिक है ना, आपको मोस्ट क्या याद करना है, मोस्टली ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए इसमें कि कवक और शैवाल, जिसको हम फंजाई कहते हैं, कि कवक और शैवाल में एक लिंगी और द्विलिंगी कंडीशन को समझाने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है। तो आपका आंसर केवल इतना होना चाहिए कि कवक शैवाल में एक लिंगी स्थिति के लिए तो एक लिंगाश्रय या विषमथैलेसी, और द्विलिंगी कंडीशन के लिए उभयलिंगाश्रय या समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट वन तो ये क्वेश्चन है। अब समझने के लिए आपको उभयलिंगाश्रयी प्लांट का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या होता है उभयलिंगाश्रयी प्लांट। मैंने बताया ऐसे पौधे जिनमें फूल होते तो एक लिंगी हैं लेकिन दोनों प्रकार के, मतलब एक फूल ऐसा जिसमें नर जननांग और एक फूल ऐसा जिसमें मादा जननांग। तो जब दोनों प्रकार के जननांग वाले पुष्प एक ही प्लांट पर हो तो हम उसे उभयलिंगाश्रयी प्लांट कहते हैं। जैसे मक्का, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरई, लौकी, जो भी है आपके ना सभी। और एक लिंगाश्रयी जिनमें केवल एक ही लिंग वाले प्लांट फ्लावर हों, चाहे तो नर वाले हों चाहे मादा वाले। तो जैसे हमारा पपीता, खजूर वगैरह ऐसे। ठीक है, यदि मैं जंतुओं की बात करूं तो एक लिंगी जंतु तो अधिकांश है, आप इनको जानते ही हैं। आपको याद रखना है द्विलिंगी जंतु, तो केंचुआ है, टेप वर्म है, जोक वगैरह है। ठीक है, ये हमारे द्विलिंगी जंतु होते हैं। तो आज केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। ठीक है।